हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लारावेल में मॉडल का यूज़ करते हैं और क्यों हम लोग को मॉडल बनाना चाहिए, हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड यूज़ इट इन लारावेल। और साथ ही मैं बताऊंगा कि कॉमन मॉडल क्यों बनाना चाहिए लारावेल में, जिससे हम एक ही मॉडल का यूज़ करके और बार बार उसको हम एक्सेस कर सकें और एलओसी अपनी डिक्रीज़ कर सके, जिससे अपना कोड इफ़ेक्टिव हो जाए और लाइन ऑफ कोड पूरे प्रोजेक्ट में कम रहे। तो आइए इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। मैं ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इस प्रोजेक्ट को रन कराता हूँ। डिफ़ॉल्ट मैं इसको रन कराऊँगा पोर्ट 8080 पे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट रन हो गया। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी किस डेटाबेस से मैंने कर रखी है कि नहीं। सबसे पहले ENV फाइल चेक करेंगे। मैंने ट्यूटोरियल डेटाबेस का यूज़ कर रखा है, तो उसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ऊपर डेटाबेस देख लेता हूँ कौन कौन सी टेबल है। ट्यूटोरियल, ओके। तो ये ट्यूटोरियल डेटाबेस है। इसमें मैं यूज़ करके दिखाऊंगा आपको कैटेगरी, पोस्ट और यूज़र्स। बाकी ये माइग्रेशन और पासवर्ड रीसेट है, इसका हमें कोई यूज़ नहीं है अभी के लिए। ठीक है, या ऐसा करते हैं कि इसको आपको फ्रेश दिखाने के लिए एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे वर्क होता है। इसका लिख ले रहे हैं हम लोग ने ट्यूटोरियल मॉडल, और यहाँ से कट करिए। डेटाबेस बनाना है हमको, यहाँ पे है ट्यूटोरियल मॉडल डेटाबेस। ये मॉडल क्रिएट हो गया, सॉरी डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपनी ENV फाइल में इसको चेंज कर लेते हैं। ट्यूटोरियल मॉडल हो गया, यूज़र नेम यही रहेगा। सेव कर दिया, क्लोज़ कर दिया। क्योंकि ENV फाइल में मैंने चेंजेस करे हैं, तो इसलिए मुझे अपना सर्वर दोबारा से रन कराना होगा इफेक्ट करने के लिए। एक बार मैं कैचे क्लियर कर लेता हूँ। कभी कभी प्रॉब्लम आती है रीस्टार्ट के बाद भी एक्सेस नहीं हो पाता है न्यू डेटाबेस। तो उसके लिए आप कैचे क्लियर कर लीजिए और फिर से अपने सर्वर को स्टार्ट करिए, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। ओके, तो आपने देख लिया कि मैंने नया डेटाबेस इसको अटैच कर दिया है इस प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल से। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मॉडल को क्रिएट करा जाता है और कैसे उसको यूज़ करा जाता है इन लारावेल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोई मॉडल क्रिएट है कि नहीं। मॉडल, ओके, एक मॉडल यूज़ हो रहा है। एक फ़ोल्डर बना है मॉडल, जिसके अंदर पोस्ट मॉडल बना हुआ है। तो इसको हम एज इट इज़ बने रहने देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम आपको पूरा ट्यूटोरियल बताएंगे कि कैसे मॉडल क्रिएट होता है। तो वो एक नई विंडो में खोल लेता हूँ। उस पर सर्वर रन कर रहा है, उसको रन करने दीजिए। वापस से अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर चलते हैं, रूट पे ट्यूटोरियल, और अब मैं आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, PHP आर्टिशन मेक मॉडल। और अगर आप चाहते हैं मॉडल डायरेक्टली आपके ऐप के अंदर शो हो, तो आप यहाँ सिर्फ मॉडल करके कोई भी मॉडल का नेम ABCD जो देना चाहे दे सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर आए, तो आप यहाँ पे उसका फ़ोल्डर का नेम और स्लैश करके उस मॉडल को डिफाइन कर सकते हैं। तो और जैसे मैं बनाना चाहता हूँ टुट, नो सॉरी, टुट मॉडल। एक टुट मॉडल फोल्डर मैंने बनाया है फॉर ट्यूटोरियल स्लैश। मैं इसके अंदर डिफाइन करता हूँ टेबल का नेम, जो कि मेरी टेबल का नेम भी होगा। और जब मॉडल डिफाइन हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली एसोसिएट हो जाता है माइग्रेशन के थ्रू उस टेबल से। एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे किया, क्रिएट करा वन मॉडल, ओके। और या यूज़र मॉडल कर लेते हैं, चलिए यूज़र मॉडल, ओके। अगर मैं इसको डायरेक्टली रन कर दूंगा, तो जो माइग्रेशन क्रिएट होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी माइग्रेशन क्या होता है। उस माइग्रेशन से ये डेटाबेस की टेबल से अटैच यूज़र मॉडल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ n -n, तो ये माइग्रेशन टेबल क्रिएट करेगा
और माइग्रेशन टेबल जो होगी वो इस यूज़र मॉडल से क्रिएट हो जाएगी। तो हमको डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता है कि कौन से मॉडल किस टेबल से डायरेक्टली एसोसिएट है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि पुराना एक मॉडल बना हुआ है, इसमें पोस्ट करके है, और इसमें आपने देखा होगा कि मॉडल के अंदर लिखा हुआ प्रोटेक्टेड टेबल पोस्ट। तो ये होता है विदाउट एम। जब हम लोग हाइफन का यूज़ नहीं करते हैं और सिर्फ यूज़र मॉडल अगर लिख देंगे तो ये पता नहीं चल पाएगा कि मॉडल किस टेबल से एसोसिएट है। लेकिन जब हम लोग एसोसिएट कराना होता है विदाउट एम, तो हम लोग यहाँ प्रोटेक्टेड मॉडल और उस टेबल का नेम, प्रोटेक्टेड टेबल और उस टेबल का नेम लिख देंगे तो वो एसोसिएट हो जाता है। तो आप उसको भूल जाइए अभी के लिए, जो हमें नया बना रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो यूज़र मॉडल में एम में आपने देखा माइग्रेशन होगी, तो मैं जैसे इंटर करता हूँ तो ये मॉडल क्रिएट हो जाता है और आपने देखिए लिखा है क्रिएट माइग्रेशंस। ठीक है, तो अब मैं माइग्रेशन में जाऊँगा और इस फाइल को सर्च करूँगा। माइग्रेशन आपको डेटाबेस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन फोल्डर होगा। उस माइग्रेशन फोल्डर के अंदर, ये तो मेरे प्रीवियस 3 है तो उसको आप भूल जाइए, ये लास्ट वाला जो मैंने अभी क्रिएट किया था वो ये है, क्रिएट यूज़र मॉडल। जैसे देख सकते हैं कि जो नेम था वो यहाँ आ जाता है, क्रिएट यूज़र मॉडल, और उसके बिहाफ पे ये पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं। तो ये जो टेबल और जो मॉडल बनेगा, आप देखिए रूट मॉडल जो मैंने फ़ोल्डर बताया था आपको, उस फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, इसके अंदर ये यूज़र मॉडल आ जाता है। तो अब यूज़र मॉडल में कोई टेबल डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मैंने यहाँ माइग्रेशन का यूज़ करा था तो ये डायरेक्टली एसोसिएट हो गया है इस टेबल से, जो कि डेटाबेस में भी क्रिएट होगी। कैसे क्रिएट होगी वो भी मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले हम लोग अपनी फील्ड डिफ़ाइन कर लेते हैं यहाँ पर। टेबल जैसे मुझे चाहिए स्ट्रिंग में नेम। अब आपको देखने के लिए कि कैसे पैरामीटर्स और ये उसके टाइप्स होते हैं कैसे डिफाइन करें, उसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। आप उसके लिए लारावेल सर्च करिए, laravel.com, और लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइग्रेशन। माइग्रेशन सर्च करिए और माइग्रेशन पे क्लिक करके आप देखेंगे कि कैसे क्रिएट होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेक माइग्रेशन क्रिएट टेबल। ये माइग्रेशन के लिए, सॉरी मैं मॉडल के बारे में बता रहा हूँ। उसमें आपको सारी फील्ड्स मिल जाएंगी कि जो हम लोग अपने माइग्रेशंस के अंदर डिफाइन करते हैं। पूरी लिस्ट ये देखिए, जैसे मैं स्ट्रिंग का यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं फॉरेन आईडी है, बिग इंक्रीमेंट है, बूलियन है, करेक्टर है, डेट है, डेसिमल है, एनएम है, फ्लोट है। इस तरह से बहुत से पैरामीटर्स हैं जो आप जब माइग्रेशन फाइल क्रिएट होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं इसमें से एक यूज़ कर लेता हूँ। अगर मुझे एड्रेस चाहिए तो एड्रेस के लिए ज़्यादा बड़ी स्पेस होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ मीडियम टाइनी इंटीजर अनसाइन टाइम्स 10 करेक्टर लॉन्ग टेक्स्ट। ओके, जैसे आप देख सकते हैं उन्होंने डिफ़ाइन करा है डिस्क्रिप्शन, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस एरे के बाद, नेम के बाद लॉन्ग टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी। और इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ एड्रेस। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, नेम है, ये आपकी जो PHP माई एडमिन डेटाबेस है उसमें जो टेबल्स क्रिएट होती हैं उस टेबल के अंदर जैसे टेबल क्रिएट होगी यूज़र मॉडल। अभी आप देख सकते हैं जो मैंने नया डेटाबेस बनाया था ट्यूटोरियल मॉडल, उसके अंदर देखिए कोई टेबल नहीं है अभी। ठीक है, कैसे टेबल इसके अंदर आएगी मैं आपको और दिखाता हूँ अभी। तो उसमें ये फील्ड्स आपकी क्रिएट होंगी, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, टाइम स्टैम्प। ठीक है, टाइम स्टैम्प वो आईडी बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। ठीक है, और अब जैसे आप चाहते हैं कि कुछ और डिफ़ॉल्ट नेम देना तो आप यहाँ एज अ डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। कुछ भी आप दे देंगे तो डिफ़ॉल्ट एज अ यूज़ हो जाएगा। इसके भी कई पैरामीटर्स होते हैं, सेकंड पैरामीटर्स जो भी आपके माइग्रेशन के अंदर यूज़ होते हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पैरामीटर जैसे ये कि आप मॉडिफायर्स हैं, आफ्टर, ऑटो इंक्रीमेंट, करेक्टर्स, तो ये सब सेकंड पैरामीटर्स हैं जो इसके बाद यूज़ होते हैं यहाँ पे। ओके, तो अभी हमें उस पर नहीं जाना है, वो आप डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। मैं बेसिक बता रहा हूँ मॉडल और माइग्रेशन कैसे यूज़ होता है और क्यों यूज़ करना चाहिए।
और कॉमन मॉडल के बारे में बताऊँगा, उससे क्या फ़ायदा होगा आपके प्रोजेक्ट में। क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप पूरा देखिएगा, समझिएगा, बहुत ईजी है और आपके प्रोजेक्ट में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। तो आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस मैंने ये फिल कर ली, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। अब एक चीज़ रहती है, क्योंकि स्ट्रिंग मैंने माइग्रेशन में डिफ़ाइन करा था, आपने जैसे देखा, तो स्ट्रिंग की जो साइज़ होती है वो लारावेल प्रोजेक्ट में बहुत ही कम डिफ़ाइन करी होती है। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स फ़ोल्डर प्रोवाइड होता है, उसमें ऐप सर्विस प्रोवाइडर है। अब ऐप सर्विस प्रोवाइडर खोलेंगे तो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यूज़ करा था इस प्रोजेक्ट को, तो मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया है कि स्कीमा डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ 191। तो आप इसको डिफ़ाइन कर लीजिएगा, वरना कभी जब साइज़ ज़्यादा होता है तो डेटा सेव नहीं हो पाता है, एरर आती है। तो उसको ना आए उसके लिए आप ये भूलिएगा मत। ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर सबसे पहला ऑप्शन ऐप सर्विस प्रोवाइडर, उसके अंदर बूट के अंदर आप लिख लेंगे स्कीमा कोलन कोलन डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लेंथ 191, और ये ऊपर इंपोर्ट ज़रूर करा लीजिएगा, यूज़ इननेट सपोर्ट पैकेट्स असाइड्स डॉट स्कीमा। ओके, इस फाइल को सेव कर दीजिए। अब ये आपका मॉडल था, सेव कर दिया। अब इसके बाद करना क्या होगा, आप वापस से अपने टर्मिनल पर जाएंगे, PHP आर्टिशन, यहाँ लिखेंगे माइग्रेट। ओके, सिर्फ PHP आर्टिशन माइग्रेट। ये माइग्रेशन फाइल जब माइग्रेट करेंगे तो ये जो फाइल आपकी माइग्रेशन क्रिएट होती है, ये आपके डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, माइग्रेशन टेबल क्रिएट सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डेटाबेस में टेबल आई कि नहीं आई। मैंने रिफ़्रेश करा, ये देख सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि मैंने यूज़र मॉडल क्रिएट करी थी टेबल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि टेबल तो एक क्रिएट हुई थी, लेकिन इसमें तो कई टेबल्स दिखा रहा है। वो इसलिए मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें कई टेबल दिखा रहा है, क्योंकि आपने देखा कि मेरे पहले से 3 माइग्रेशंस बने थे, और मुझे प्रोजेक्ट दिखाने के लिए एक दूसरा मॉडल बनाया था, तो मैंने आपको वीडियो दिखाने के लिए एक अलग मॉडल बनाया था। तो जब माइग्रेशन रन करते हैं और डेटाबेस में वो कोई भी माइग्रेशन नहीं मिलता है, अगर पहले से कोई भी माइग्रेशन क्रिएट होते हैं, तो वो सारे की सारी टेबल्स डेटाबेस में माइग्रेशन PHP आर्टिशन माइग्रेट रन करने के बाद क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इतने सारे क्रिएट एक करा था मैंने और इतनी सारी टेबल्स कैसे आ गए। तो ये जो होती है माइग्रेशन रन करने के बाद माइग्रेशंस और पासवर्ड रीसेट, ये डिफ़ॉल्ट होती है। ये आप जब भी फर्स्ट टाइम आप क्रिएट करेंगे और कोई भी एक मॉडल बनाएंगे, तो ये 2 टेबल आपको ज़रूर मिलेगी। उसके बाद जितने भी आप मॉडल्स क्रिएट करते हैं यूजिंग माइग्रेशंस मीन्स इसके थ्रू यूज़र मॉडल डॉट एम, तो वो सब टेबल यहाँ आपकी PHP आर्टिशन माइग्रेट रन करने के बाद इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टेबल बनाई थी यूज़र अंडरस्कोर मॉडल। नेमिंग कन्वेंशन से समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ होता ये है जो हम लोग नेम यूज़ करते हैं वो उसको बाय अंडरस्कोर से सेपरेट कर देता है टेबल्स के लिए। ठीक है, इसमें आप देखते वही फील्ड्स मिलेंगे, आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट एंड अपडेट यूजिंग माइग्रेशन के अंदर जो टाइम स्टैम्प होता है उसके थ्रू बन जाता है। ठीक, ये तो हो गई टेबल माइग्रेशन के थ्रू। ठीक, अब हम दूसरा एक मॉडल बनाएंगे जिसमें हम माइग्रेशन का यूज़ नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होता है, तो आप देखते रहिएगा। इसमें सिर्फ 1 2 3 4 माइग्रेशन है, और टुट के अंदर सिर्फ एक माइग्रेशन है। ठीक है, सॉरी, टुट मॉडल के अंदर सिर्फ एक मॉडल है। तो अब हम दूसरा मॉडल बनाएंगे एक्सप्लेन करने के कि विदाउट माइग्रेशन मॉडल होता है उसको हम लोग कैसे, क्योंकि ये मॉडल मैंने आपको बताया कि ये जो यूज़र मॉडल है ये इस टेबल से माइग्रेशन की वजह से डायरेक्टली एसोसिएट हो गया। तो आपको इस मॉडल के अंदर डिफ़ाइन नहीं करना पड़ा कि ये मॉडल किस टेबल को कॉल करेगा। लेकिन जिसमें हम लोग माइग्रेशन नहीं बनाते हैं उस टेबल को हम लोग कैसे एसोसिएट कराते हैं डायरेक्टली अपने डेटाबेस की टेबल से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा PHP आर्टिशन मेक मॉडल, और ये मॉडल भी इसी फोल्डर के अंदर बने, तो आप यूज़ करेंगे टी मॉडल स्लैश, और इसका नाम दे देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ मेरी कोई टेबल बनी हो, क्योंकि जब आप माइग्रेट के थ्रू टेबल नहीं क्रिएट करते हैं तो आपको टेबल बाय हार्ड कोड यहाँ PHP माइडमेन में जैसे आप नॉर्मली बनाते हैं बनानी होती है। तो जैसे यहाँ पे पोस्ट टेबल है, तो मैं इस पोस्ट टेबल का यूज़ कर लूँगा। ओके, तो इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे आया, मैंने एक मॉडल बनाया है पोस्ट मॉडल्स। ओके, अब मैं इसके आगे ये हाइफन एन इस तरह से मैं ये नहीं दूंगा। ठीक है, तो देखिए मॉडल क्रिएट सक्सेसफुली हो गया, लेकिन इसकी कोई माइग्रेशन फाइल नहीं बनी क्योंकि मैंने हाइफन एन का यूज़ नहीं करा आपकी बार। तो आप समझ गए होंगे माइग्रेशन से क्या होता है, अगर माइग्रेशन नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होता है।
अब आप देखिए कि मैंने माइग्रेशन को यूज़ नहीं करा, तो इस टेबल में अब पोस्ट मॉडल जो बना है, अब उसमें मैं कैसे एसोसिएट कराऊंगा डेटाबेस की पोस्ट टेबल को। ठीक है, मैंने इसका नेम यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके मैं डिफाइन करूँगा प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल इक्वल टू इस टेबल का नेम और कॉलम। तो अब ये मॉडल जो है वो डायरेक्टली पोस्ट मॉडल जो है वो डायरेक्टली एसोसिएट हो जाएगा पोस्ट टेबल से। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग लारावेल का इक्विवेलेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरह से मॉडल क्रिएट होता है लारावेल में, और किस तरह से माइग्रेशन मॉडल क्रिएट होता है, और किस तरह से विदाउट माइग्रेशन मॉडल कॉल होता है, और विदाउट माइग्रेशन मॉडल में कैसे एसोसिएट कराते हैं हम टेबल से। अब इसकी कॉलिंग देख लेते हैं। और थर्ड तरह का एक मॉडल और है जिसे हम लोग कॉमन मॉडल कहते हैं, जो कि नॉर्मल मॉडल की तरह ही है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कैसे होता है। तो क्योंकि मॉडल का यूज़ हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट के लिए, तो अब पहले मैं बताऊँगा कि आपको ये इस मॉडल को कैसे कॉल कराते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग कॉमन मॉडल की बात करेंगे। तो अब इस मॉडल को, कोई भी मॉडल को कॉल करने के लिए, जैसे मैं कंट्रोलर खोलता हूँ, होम कंट्रोलर पे आ गया, तो कोई भी मॉडल को कॉल करने के लिए पहले हमें यूज़ करना पड़ता है, मॉडल को इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो ये मॉडल जैसे आप देख सकते हैं, ये ऐप के अंदर स्लैश बैकवर्ड स्लैश, और ये है HTTP के अंदर HTTP बैकवर्ड स्लैश, और HTTP के अंदर जो ये मॉडल था वो है ट्रुथ मॉडल, सॉरी एक मिनट क्लोज, ऐप के अंदर ट्रुथ मॉडल था, सॉरी ऐप अंदर ट्रुथ मॉडल, और इसके अंदर ये मेरा मॉडल का जो नेम होगा, जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट मॉडल और यूज़र मॉडल दोनों यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे दोनों मॉडल डिफाइन करने पड़ेंगे। कॉपी करा, फिर से मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे मैंने यूज़र मॉडल को डिफाइन कर दिया, ये यूज़र मॉडल। ओके, तो ये दोनों मेरे मॉडल कॉल हो गए। इस तरह से आप कंट्रोलर मॉडल कॉल करते हैं। आप कॉल करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि लारावेल में इक्विवेलेंट का यूज़ कैसे करते हैं वो आप लारावेल डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं कि हाउ टू यूज़ इक्विवेलेंट इन लारावेल। ओके, ये इक्विवेलेंट था, गेट स्टार्टेड। इक्विवेलेंट कैसे यूज़ करते हैं देखिए, इसमें भी बताया है कि पहले मॉडल को कैसे यूज़ कराते हैं माइग्रेशन, और उसके बाद इसमें बताया है इक्विवेलेंट को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट को यूज़ करने के लिए ये डिपेंड करता है कि आप, अगर आप डायरेक्टली कॉल करा जैसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इक्विवेलेंट तो लारावेल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक जो मॉडल का था कि कैसे यूज़ से इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं वो बता रहा था। तो अब इसमें जैसे रिटर्न करता हूँ मैं रिटर्न, और इस मॉडल का अगर मैं यूज़ करता हूँ देखने के लिए कि क्या डेटा है, तो यहाँ मैं ऑल कर दूँगा। तो ये शॉर्ट फॉर्मेट्स हैं इक्विवेलेंट के, जो कि आप इक्विवेलेंट में आपको मिल जाएगा कि कैसे डेटा गेट करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा। ये देख सकते हैं, जैसे ऑर्डर बाय, सेलेक्ट, यूजिंग इक्विवेलेंट, राइट ऑल, फाइंड, वेयर। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। इक्विवेलेंट बहुत बड़ा नहीं है, आप एक दो बार यूज़ करेंगे समझ जाएंगे। ऑल करा, तो ऑल करने के बाद ये होगा कि यूज़र मॉडल के अंदर जो भी डेटा होगा वो सब डेटा रिटर्न होके आ जाएगा। तो करंट टाइम पे आप देख सकते हैं कि यूज़र मॉडल के अंदर कोई डेटा नहीं है। तो मैं एक हार्डकोर डेटा सिर्फ आपको डेमो के लिए स्टोर करा दे रहा हूँ। टेस्ट इंडिया, इंडिया, और एड्रेस में इंडिया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट को कॉल रन नहीं कराया मैंने अभी तक। अब ये देखिए, जैसे मैंने प्रोजेक्ट को रन कराया, क्योंकि ये रन हो गया, क्योंकि मैंने इंडेक्स पे इसको रिटर्न करा दिया और उनको कॉल नहीं कर पाया, पहले रिटर्न हो गया। तो यूज़र मॉडल में मैंने जो भी डिफ़ाइन करा था आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे टेस्ट, डिस्क्रिप्शन कमिंग टू इंडिया, एड्रेस इंडिया। ओके, ये देखिए मैंने अभी ये सेव कराया था, आप देख सकते हैं ये डेटा आ रहा है। ओके, तो ये तो हो गया कि आप कैसे मॉडल में डेटा को कॉल करा सकते हैं। इसी तरह अगर आप कंडीशन लगाएंगे दो से ज़्यादा डेटा है, तो आप यहाँ
वेयर का यूज़ भी कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं वेयर दिस। और जब डेटा चाहिए, अगर आपको सिंगल डेटा चाहिए, सिंगल रिकॉर्ड, तो आप यहाँ फर्स्ट का यूज़ करते हैं। ओके। और अगर आपको डेटा सारा चाहिए तो आप यहाँ पे गेट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फिल्म में आपका डिफ़ाइन है ये सब कि कैसे डेटा, सारा डेटा गेट करे, और कि अगर सिर्फ सिंगल एंट्री गेट करनी है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करा गया है, डेटा सेव कराया गया है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए क्रिएट करा गया है डेटा वो। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे डेटाबेस में इक्विवेलेंट का कितना यूज़ है लारावेल में, कितना फास्ट सक्सेस है। इसके लिए आपको कोई क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी, आपने सिर्फ ऑल लिखा और आपका सारा डेटा गेट हो गया। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे। अब आप देख सकते हैं डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई टेबल तो आपके इसमें बनी नहीं है यूज़र्स में, तो आप डेटा कैसे इंसर्ट कराएंगे कंट्रोलर में। अगर आपको इंसर्ट कराना तो उसके लिए आप अगर इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसको ऐसे, और डॉलर UN लिख लिया, UN इक्वल टू न्यू मॉडल। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये डिफाइन करा गया होगा यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे डेटा इंसर्ट होगा टेबल में। बहुत इजी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्विवेलेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इक्विवेलेंट के थ्रू भी देख सकते हैं। ये देख सकते हैं वेयर फर्स्ट, ये इसका अगर सिंगल डेटा गेट करना है। फाइंड वन, अगर सिर्फ एक डेटा चाहिए जहाँ पे आईडी ये हो, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। कंडीशन है फर्स्ट वेयर एक्टिव। ठीक है। और हमको फाइंड एंड फेल तब करते हैं जैसे हमें कोई कंडीशन चेक करनी है कि डेटा एग्जिस्ट है कि नहीं, तो ये फाइंड एंड फेल का यूज़ होता है। वेयर एक्टिव मास हो गया। ये देखिए ऑब्जेक्ट जिस तरह से मैंने बनाया है, वेरिएबल बना के न्यू ऑब्जेक्ट, तो ये हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं, सॉरी फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो इसको कॉल कर लेते हैं। अब जैसे किसी डेट के अंदर मुझे यूज़ करना है तो मैं उसको इसी तरह से यूज़ कर सकता हूँ डेटा इंसर्ट कराने के लिए। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉलिंग के थ्रू डेटा इंसर्ट कराना। बहुत ईजी है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे डेटा प्रूव कर देता हूँ। तो जो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, कैसे इंसर्ट होगा, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये उसका नाम होता है, और ये नेम होता है जो टेबल के फील्ड्स का नेम है। वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे दिखाना पड़ेगा। अब ये आप देख सकते हैं इसमें रिक्वेस्ट करके दे रखा है इक्विवेलेंट में, क्योंकि ये फॉर्म से डेटा इंसर्ट करा गया है और ये रिक्वेस्ट के थ्रू इस वेरिएबल में सेव करा गया है। तो आप भी जब फॉर्म के थ्रू कैसे डेटा सेंड करते हैं लारावेल में, ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं कैसे फॉर्म के थ्रू भी डेटा सेंड करते हैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए मैं आपको हार्ड कोड करके वैल्यू दिखाता हूँ कैसे इंसर्ट होगी। अब ये हो जाएगा मेरा नेम, एक नेम हो गया करण, दूसरी फील्ड हो गई डिस्क्रिप्शन की थी, हेलो करण आर यू, और तीसरी जो थी एड्रेस की थी, वो एड्रेस हो जाएगा, मैं एड्रेस में ले लेता हूँ कुछ भी, लेट्स अज्यूम कानपुर, और ये हो गया एड्रेस। ये टेबल के नेम के जो कॉलम्स होंगे ये वो डिफाइन होंगे, नेम डिस्क्रिप्शन एड्रेस। तो ये नेम हो गया, सेकंड है डिस्क्रिप्शन। हो सके तो कॉपी पेस्ट करिए, इससे स्पेलिंग गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद ये डेटा सेव हो जाएगा। अब देखते हैं कि डेटा सेव होता है कि नहीं होता है। मैं इस पेज को दोबारा से लोड करूँगा, कॉल होगा, ट्रू आया। आप चेक करते हैं डेटाबेस में, आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे करण आ गया, हेलो करण हाउ आर यू, और ये रेटेड टाइप फीड हो गया। ओके। तो इस तरह से इसको हम लोग डेटाबेस में सेव करा सकते हैं। ऑब्जेक्ट कॉलिंग के थ्रू डेटाबेस को कैसे डेटा गेट कर सकते हैं, कंडीशंस लगा सकते हैं, वेयर एंड ऑल एंड फर्स्ट एंड फाइंड एंड फेल, बहुत से पैरामीटर्स हैं जो कि आप इक्विवेलेंट में देख सकते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट का यूज़ करिए, क्योंकि लारावेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं और इक्विवेलेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो लारावेल यूज़ करना ही बेकार है।
ये बहुत ही फास्ट एक्सेस करता है, लोड कम हो जाता है आपका। तो अब देखते हैं कि जैसे ये आपने देख लिया, तो सेम टू सेम ऐसे ही पोस्ट मॉडल में भी कॉलिंग होगी, एंट्री होगी, डेटा इंसर्ट गेट फाइड होगा, तो इसलिए दोबारा से पोस्ट मॉडल को सेम चीज़ें बताने का कोई यूज़ नहीं है। अब बात आती है जो मेन चीज़ है जिसके लिए मैं आपको सेकेंड पॉइंट है जो कॉमन मॉडल है, कि कॉमन मॉडल का यूज़ क्यों करें जब मेरे सारे मॉडल्स हैं अलग अलग। अब बात आती है कि लेकिन जब देखते हैं कि मान लीजिए ये तो नॉर्मल फंक्शनैलिटी थी, लेकिन किसी में कंडीशंस लगती है तो कैसे यूज़ करें। अब यूज़र के अंदर अगर आप कोई फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक पब्लिक फंक्शन और टेस्ट यूज़र, ओके। अब जैसे मैंने टेस्ट यूज़र फंक्शन बनाया है, तो इस टेस्ट यूज़र फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। अगर टेस्ट यूज़र फंक्शन को कॉल करना है तो आपको यहाँ पे कॉल कराना होगा। इसको हटा देते हैं या इसको कमेंट कर देते हैं जिससे आप बाद में भी देख सके। इस पूरे रिजल्ट में रखते हैं, मेरे को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप पहले अपना यूज़र डिफाइन करेंगे, यूज़र मॉडल, उसके अंदर ओके। तो सॉरी, ये आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मॉडल हो गया, आपका मॉडल कॉल हो जाएगा, फंक्शन कॉल हो जाएगा जो इस मॉडल के अंदर है। इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे, यहाँ रिटर्न जो भी फंक्शनैलिटी आप कराएंगे, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन बनाएंगे तो कैसे कॉल होगा। अब जैसे मैं इस मॉडल के अंदर लिख देता हूँ रिटर्न वर्क, ओके। डिलीट करता है, अब देखते हैं इस वर्किंग नॉन स्टाइल फंक्शन मॉडल टेस्ट यूज़र, ओके। डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न, क्योंकि मैं भी इसका इससे काम कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ, हो जाता है कभी कभी। नॉन स्टैटिक क्या प्रॉब्लम है। पब्लिक फंक्शन टेस्ट यूज़र स्टैटिक, ओके। क्योंकि ये मैं विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा हूँ, तो आप इसको स्टैटिक डिफाइन कर दीजिएगा। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। इट्स वर्किंग, आप देख सकते हैं आ गया है। तो प्रॉब्लम ये थी कि जब हम लोग न्यू यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो जो फंक्शन स्टैटिक डिफाइन नहीं होता है, वो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उस क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। लेकिन जब हम लोग स्टैटिक डिफाइन कर देते हैं तो उस क्लास के फंक्शन को, कोई भी फंक्शन को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता है। तो ये स्टैटिक फंक्शन था, इसलिए ये डायरेक्टली ऐसे एक्सेस हो गया। लेकिन अब बात आती है कि अगर नॉन स्टैटिक फंक्शन है, मीन्स इस फंक्शन में अगर यहाँ से स्टैटिक हटा दे तो कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा, यहाँ पे आप डिफ़ाइन करेंगे डॉलर, या इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग ऊपर से, बस इतना डिफरेंस होगा। और इसको स्टैटिक को कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे इसको एज आ फंक्शन डिफाइन करेंगे इस क्लास को, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मैंने क्रिएट करा है इसको फॉरवर्ड एंगल एरो से, और जो हम लोग के फंक्शन का नेम था मॉडल के अंदर टेस्ट यूज़र, इसको ऐसे कॉल करेंगे यूजिंग फॉरवर्ड एंगल, ठीक है। और यहाँ वो रिटर्न कर देते हैं, सेव कराते हैं। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक। सेम मैं इसको चेंज कर देता हूँ जिससे लगे हाँ न्यू रिज़ल्ट आ रहा है, न्यू, ओके। से रिलोड करते हैं, न्यू, ओके। तो ये दो मेथड थे जिस तरह से हम अपने मॉडल को कॉल कर सकते हैं एक स्टैटिक फंक्शन के थ्रू। तो उसके लिए हमको फंक्शन
पब्लिक स्टैटिक फंक्शन टेस्ट यूज़र ऐसे डिफाइन करना होगा, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप स्टैटिक के थ्रू करिए यूज़, तो क्योंकि स्टैटिक थ्रू डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है, आपको बार बार ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि कॉमन मॉडल को कैसे यूज़ करें, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। और कॉमन मॉडल को क्यों यूज़ करें, तो कॉमन मॉडल को कैसे यूज़ करें, तो मैं इसको बताता हूँ कि बाकी मॉडलों की तरह भी कॉमन मॉडल सेम होता है, लेकिन इसका यूज़ ये है, आप देख सकते हैं मैं फिर से मॉडल क्रिएट करने जा रहा हूँ, मेक मॉडल, और ये टूट मॉडल के फोल्डर के अंदर कॉमन मॉडल नाम से, और इसमें मैं माइग्रेशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको किसी क्लास से या किसी माइग्रेशन या किसी पर्टिकुलर टेबल से नहीं अटैच करना है, एसोसिएट करना है, क्योंकि इसके अंदर सभी टेबलों के लिए डायनेमिकली वर्क होगा। कैसे वर्क होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपका कॉमन मॉडल बन गया, कॉमन मॉडल यहाँ आ गया। अब इस कॉमन मॉडल जैसे आप देख रहे हैं, तो ये कॉमन मॉडल के एक मिनट, तो इस कॉमन मॉडल के अंदर अब यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर यूज़ कर लीजिएगा DB। ओके, अब इसके अंदर मैं कॉमन फंक्शन बनाऊंगा जो सभी कंट्रोलर से कॉल होगा, और जिसमें सभी टेबल्स में एक फंक्शन का यूज़ करके डेटा इंसर्ट होगा। अब मैं इसमें बनाता हूँ डेटा इंसर्ट के लिए एक फंक्शन, तो पब्लिक स्टैटिक फंक्शन डेटा इंसर्ट। ओके, इसमें कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ टेबल का नेम आएगा, उसके बाद जो डेटा आएगा, उसके बाद बस ठीक है, ये दो पैरामीटर, और यहाँ डिफाइन करेंगे हम DB कॉलम टेबल, और क्योंकि डायनेमिक है मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी पूरा, पहले कोड लिख लेते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा टेबल सॉरी इंसर्ट डेटा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं डायनेमिक बन गया है डी, सॉरी, ठीक, टेबल टेबल ये इंसर्ट क्या होगा, ये डेटा, और यहाँ से रिटर्न। उसको चेक करते हैं। अब कॉमन बनाने का फ़ायदा ये है, ये आप देखिएगा मैं इससे एक फंक्शन का यूज़ करके डेटा इंसर्ट का, क्योंकि कॉमन है, मैं यूज़र मॉडल्स में भी डेटा इंसर्ट करूँगा, पोस्ट में भी इंसर्ट करूँगा, दोनों टेबलों में से आपकी मल्टीपल टेबल्स अगर हो तो आप सिर्फ एक मॉडल का यूज़ करके दोनों में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसी में से मैं एक एरे बना लूँगा डेटा का, इसमें पहले नेम था, नेम मैंने दे दिया ये, दूसरा पैरामीटर था डिस्क्रिप्शन का, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जल्दी हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसके बाद तीसरा पैरामीटर था एड्रेस का। ओके, एड्रेस का दिस एड्रेस। ओके, और यहाँ से मुझे सिंपली क्या करना होगा, स्टैटिक फंक्शन है तो पहले सेम जैसे बाकी मॉडल को आपने लोड कराया है तो ऐसे ही आपको लोड कराना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कॉमन मॉडल को लोड ना कराए इस तरह से जैसे बाकी मॉडल को कराया है, तो उसके लिए सिंपली आप ये करिएगा, क्योंकि हर मॉडल
जो भी आप कंट्रोलर में एक्सेस करते हैं उसके लिए पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए पर्टिकुलर मॉडल रहता है, जैसे यूज़र कंट्रोलर के लिए यूज़र मॉडल, पोस्ट मॉडल के लिए पोस्ट कंट्रोलर। तो अगर आपने अपना यूज़र मॉडल यहाँ लोड करा लिया है और जैसे मैंने आपको दिखाया कि डेटा इंसर्ट करेंगे अब की बार हम यूज़र्स में, तो आपको करना क्या होगा, यूज़र्स मॉडल का जो यहाँ मॉडल के अंदर मॉडल एक्सेस हो रहा है, आप सिंपली उसको कॉमन मॉडल डिफ़ाइन कर दीजिए और जिस तरह से आपने कंट्रोलर में यूज़ करा था यूज़र मॉडल को, उसी तरह से यहाँ पे आप कॉमन मॉडल को लोड करा लीजिए, इंपोर्ट करा लीजिए। ठीक है, डेट्स ऑल। तो आप अब जब भी नया मॉडल बनाएंगे और कॉमन मॉडल का यूज़ करते हैं तो आप बार बार अपने मॉडल नॉर्मल मॉडल के अंदर एक्सटेंड करेंगे कॉमन मॉडल को, ना कि अपने नॉर्मल मॉडल को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको करना ये रिटर्न। अब आपके मॉडल यूज़र मॉडल का ही यूज़ करेंगे क्योंकि यूज़र मॉडल के अंदर आपने एक्सटेंड कर लिया है अपने कॉमन मॉडल को, और कॉमन मॉडल के अंदर आपका डेटा इंसर्ट फंक्शन जो है वो यहाँ से कॉल हो जाएगा इसके थ्रू, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन है इसलिए कॉलन कॉलन, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट होता तो आपको फॉरवर्ड एंगल का यूज़ होता। ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगी। तो सबसे पहला पैरामीटर हमारा क्या था इसमें, टेबल का नाम और उसके डेटा। तो यहाँ हमने टेबल का नाम दे दिया जो हम लोग की टेबल है यूज़र, यूज़र मॉडल्स, वो कॉपी कर लेते हैं हम लोग नाम ऊपर से, यूज़र मॉडल्स, ये यूज़र मॉडल हो गई। और सेकंड पैरामीटर जो था यहाँ पे वो था डेटा का। तो ये जो एरे डेटा हमने हार्ड कोड करा है, ऐसे आपका तो फॉर्म से आएगा या आप टेस्ट कर सकते हैं। तो वो इस तरह से हो गया, रिटर्न हो गया। अब देखते हैं हम लोग को रिटर्न होकर क्या मिलता है। ठीक है, इस पेज को लोड कराते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं अभी सिर्फ रिफ़्रेश करा मैंने, सिर्फ 2 डेटा है, मैंने इसको रीलोड करा, सिंटैक्स एरर। ओके ओके, डीबी के आगे मैंने सेमी कॉलन की जगह कॉलन का यूज़ कर लिया इसलिए एरर आई है। फिर से इसको लोड कराते हैं। रिस्पॉन्ड कंटेंट मस्ट बी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट, 45 साइट। फिर से एरर देखते हैं, रिस्पॉन्स कंटेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से एरर गया कॉमन मॉडल में और यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जा रहा है एरे, इस वजह से एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन एरर आ रही है। यहाँ पे आप एरे डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, सेव कराएंगे और फिर से इसको रीलोड कराएंगे। ये भी एरर है, रिस्पॉन्स करने स्ट्रिंग। ओके, ज़्यादा लैंग्वेज जानना भी बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये 8 क्या चीज़ है, 8 आप देख सकते हैं, 8 जो है बार बार लोड हो रहा था, एरर आ रही थी, इसलिए सेम डेटा इंसर्ट हो गया। मैं सेम डेटा को हटा देता हूँ और फिर से इंसर्ट कराऊंगा जिससे आप समझ जाए। ओके 9, तो ठीक है, ये लास्ट डेटा इंसर्ट हो गया और इसका टाइम नहीं इंसर्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन नहीं करा है। ठीक है, अब बात आती है कि 9 क्या चीज़ है। तो 9 आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जब इंसर्ट होता है डेटा लारावेल में तो ये यूज़ होता है इंसर्ट गेट आईडी। तो इंसर्ट गेट आईडी से जो भी लास्ट डेटा आप इंसर्ट करते हैं उसकी आईडी रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे मैंने यूज़र मॉडल में डेटा इंसर्ट कॉमन मॉडल के अंदर का फंक्शन को यूज़ करके इंसर्ट कराया। अब मैं इसी फंक्शन को यूज़ करके पोस्ट में भी डेटा इंसर्ट कराऊंगा। पोस्ट के अंदर टाइटल है, बॉडी है, क्रिएट अपडेट छोड़ देते हैं, टाइटल बॉडी को यूज़ करते हैं। तो अब मैं यूज़ करूँगा पोस्ट मॉडल, उसके लिए यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, फिर से डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, अब आपने कंट्रोलर से सिर्फ मॉडल को बार बार कॉल कराना है तो आपको पता है कैसे कॉल होगा। यहाँ पे मैं
से डिफाइन कर देता हूँ एक एरे। यहाँ पे था टाइटल इक्वल टू न्यू टाइटल, और इसका सेकंड पैरामीटर जो है सेकंड पैरामीटर है बॉडी, BODY इक्वल टू न्यू बॉडी, और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और एज इट इज़ इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये पोस्ट मॉडल का यूज़ हो रहा है तो वापस से हम पोस्ट मॉडल यूज़ कर लेंगे, और पोस्ट मॉडल में फिर से हमको जैसे यूज़र में हमने इसका यूज़ करा था ऐसे ही इंपोर्ट कर लेंगे कॉमन मॉडल को, और कॉमन मॉडल को हम लोग रिप्लेस कर देंगे कॉमन मॉडल से। ठीक है, अब देखिए एक ही फंक्शन बना हुआ है इंसर्ट के लिए, और हमने उसको पोस्ट में भी यूज़ करा और यूज़र मॉडल में यूज़ करा। इसी तरह आपके कई टेबल्स होंगे जिसमें आपको डेटा इंसर्ट कराना ही होगा। इसी तरह अपडेट है, क्रिएट है, डिलीट है, स्टेटस चेंज है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको बार बार क्रिएट करने पड़ते हैं। तो अगर आप कॉमन मॉडल का यूज़ कर लेंगे तो आप डायरेक्टली सेम फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। आपको हर मॉडल में बार बार इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, क्रिएट, स्टेटस चेंज के फंक्शंस नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसमें चेंज हम लोग फिर से रीलोड करके चेक करते हैं। देखिए मैंने मॉडल में कोई चेंजेस नहीं करा है, वैसे डिफाइन है, सिर्फ मेरे कंट्रोल पे ये दो लाइन लिखी है। अब मैं रीलोड करता हूँ। व्हाट हैपन नाउ, टाइटल इन द फील्ड इज मेंशन्ड यूज़र मॉडल। ओके, मैंने टेबल का नेम यहाँ नहीं चेंज करा है क्योंकि अब जिस टेबल के में डेटा इंसर्ट होना है उसका टेबल का नेम यहाँ से पास होना है। फील्ड मिसमैच हो गई इसलिए एरर आई है। फिर से रीलोड करते हैं। ठीक है, वन डेटा, उसमें कोई डेटा नहीं था इस टेबल में, पोस्ट में देख सकते हैं, इसलिए वन डेटा। अब पहला डेटा इंसर्ट हुआ है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये है, बहुत ही सिंपल था। और टाइम आपको चाहिए तो यहाँ पे आप स्पेस दीजिए। यहाँ पे आप दूसरा जो उसका पैरामीटर है क्रिएटेड एट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मेरे सिस्टम की बैटरी भी बहुत लो हो रही है, 5%, तो जल्दी से वीडियो को बैक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप उसको डेट डेट के अंदर इसमें चेक कर लेता हूँ किस फॉर्मेट में था। ईयर मंथ डे, तो ईयर, उसके बाद फॉर्मेट क्या है, डैश हाइफन मंथ डैश डे, और उसके बाद है टाइम। तो टाइम का क्या था, SI डेट, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम डेट के लिए। आई थिंक इट्स ए कॉलन, ओके, IS, या लीव इट राइट नाउ। देख लीजिएगा आप, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको जल्दी से रीलोड कराता हूँ, मेरा सिस्टम क्लोज होने वाला है। इनवैलिड टाइम फॉर्मेट, ओके, पेन, चलिए नेट पर सर्च कर लेते हैं जल्दी से। टाइम, YND HI, ओके, HIS है, टाइम HIS, यहाँ पे हो जाएगा HINA। इससे चेक करते हैं डेटा फॉर्मेट क्या मिस कर रहा हूँ मैं, डेट टाइम
मुझे अपने कंट्रोलर में देखना पड़ेगा मैंने किसी ने डिफाइन करा है कि नहीं। माय गॉड, मैं तो कहीं यूज़ ही नहीं करा इसको। जल्दी से मैं अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में देख लेता हूँ। डेट टाइम here डेट टाइम YMD, it's the same, why it's not working then। ओके, फिर से चेंज करके देख लेते हैं, मे बी एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, फिर से रीलोड करा लेता हूँ। ओके, इट्स रन, नाउ चेक, मे बी some issue in that, I don't know why it's not working। Data 3 has been inserted। Okay, it's inserting in post. Okay, so you can see two data has been inserted and with date. So this is all. Please see the video, pause for the codes, and if you like my video, please like, share, subscribe to my channel, and thanks for watching the video.